अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ एडवोकेट मोमना शहजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कशन ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। आज का जो ड्राफ्ट मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, बेसिकली वो एक पिटीशन है जो कि 22A और 22B की रिट पिटीशन है और वो जस्टिस ऑफ पीस के सामने दायर की जाती है। और ये पाथ कब यूज किया जाता है? जब आप अकॉर्डिंग टू लॉ पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन में जो शख्स मौजूद है, यानी कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्टेशन, वो आपके एफआईआर दर्ज नहीं करता, या फिर वो एफआईआर उस तरीके से दर्ज नहीं करता जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ है या अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस है, और वो आपके रुदात के मुताबिक नहीं करता, तो फिर आपके पास जो पाथ बचता है वो ये है कि आप 22A 22B की पिटीशन फाइल करते हैं जो जस्टिस ऑफ पीस के सामने होती है। तो मजीद जो है वो बात करने से पहले मैं आपसे ड्राफ्ट जो है वो शेयर करूंगी, ताकि ड्राफ्ट बनाया कैसे जाता है और अदालत को किस तरह से अप्रोच किया जाएगा और इसके अंदर कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स यूज होते हैं, क्या तरीकाकार है, तो वो तभी पता चलेगा जब ड्राफ्ट जो है वो सामने रखा जाएगा। तो ये जो ड्राफ्ट है ये आप लोगों के सामने है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अगेन यही है कि कौन सी अदालत है कि जिसके सामने हम ये चीज लेकर आते हैं। तो बिफोर द जस्टिस ऑफ पीस है, ठीक है। अब ये अपना जो जस्टिस ऑफ पीस है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पुराना है। मतलब जब आप किसी भी कोर्ट में सेम इस चीज को लेकर जाते हैं तो कोई जस्टिस ऑफ पीस की प्लेट नहीं लगी हुई दिखाई देती, नेम प्लेट के जी जस्टिस ऑफ पीस है। एक्चुअली ये सेशन जज होता है कि जिसे एक्टिंग एज एक्स ऑफिशो जस्टिस ऑफ पीस बताया जाता है, ठीक है। इसी तरह से सेम यही कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह हमारे जो सिविल जजेस हैं वो एक्स ऑफिशियो रेंट कंट्रोलर्स भी होते हैं, तो एक्स ऑफिशियो का जो एक ओहदा है वो टेम्पररी होता है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में एक शख्स जो कि अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है उसको कुछ और इख्तियारात या मुख्तलिफ नौइयत के इख्तियारात अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस दे दिए जाते हैं और वो अपनी वो जिम्मेदारियां भी अदा करता है। तो इस लिहाज से जस्टिस ऑफ पीस जो है वो सेशन जज है आज का, और इसे एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस भी कहा जाता है। इसके अलावा एडिशनल सेशन सेशन जज जो है उसको भी ये दे दी जाती हैं जिम्मेदारियां। जिस तरह आप ये सामने देख रहे हैं कि जिस तरह हमने अपनी कोर्ट का नेम सबसे पहले लिखा है, तो उन्होंने जस्टिस ऑफ पीस के साथ ASJ का वर्ड भी यूज किया है, एडिशनल सेशन जज, ताकि सामने जो है वाजे हो जाए। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट हमेशा से उसी तरीके से पिटीशन नंबर और फिर उसके बाद ईयर आता है। अब इसके बाद अगला वो पिटिशनर जिसे कि पिटीशन दायर की है, ये देखें एक फर्जी नेम है आप लोगों के सामने, ठीक है। इस तरह से नेम पिटिशनर का आ जाएगा, कहाँ पे रहता है, और सन ऑफ आ जाएगा, और फिर यहाँ पर एक पिटिशनर के लिहाज से हेडिंग दे दी जाएगी। फिर वर्सेस उसने अगेंस्ट पार्टीज कौन कौन से रखे हैं, उसने जी स्टेशन हाउस ऑफिसर रखा है, ठीक हो गया। और साथ उसने वो डेजिग्नेशन और वो जुरिस्डिक्शन ऑफ थाना बताई है कि भाई यहाँ का है और ये मामला है, ठीक है जी। तो उसने नीचे जैसे पिटिशनर आया सेम एज वर्सेस के बाद रिस्पोंडेंट, यानी कि ये पिटिशनर आ गया और ये रिस्पोंडेंट का आ गया। अच्छा जी, हमारी जो ये ड्राफ्ट है इसकी हेडिंग क्या है? पिटिशन अंडर सेक्शन 22A 22B CRPC for seeking directions for the addition of certain offenses। अब एडिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस का कॉन्सेप्ट है, पिटिशन हमारी है जस्टिस ऑफ पीस के सामने, ठीक है। तो अब देखिए कि उसने जो शख्स है उसने डायरेक्शंस मांगी हैं, किस सिलसिला में मांगी हैं। अब हमारा जो ड्राफ्ट है वो शुरू हो गया, ठीक है। रिस्पेक्टफुली शैवित। अब जो शैवित का वर्ड है ये बेसिकली नॉर्मली आप ड्राफ्ट जब देखेंगे ब्राउजर में या कहीं भी तो ये वर्ड यूज होता है बुक में। तो यहाँ पर जो डेजिग्नेशन है रिस्पेक्टफुली आप लिख के वो डेजिग्नेशन जिस शख्स को आप अप्रोच करते हैं वो यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले कंटेंट नंबर 1 है that the brief facts for the purpose of filing this petition are that the petitioner moved an application before the respondent as such for the registration of criminal case।
but respondent SHO refused to register the criminal case against the culprit. The petitioner moved petition under section 22A 22B of CRPC for the registration of FIR before this honorable forum, and a direction was issued in this behalf. Wide order dated, डेट ऐड कर दी गई है। अच्छा जी, उसने पहली चीज बताई है कि भाई मैं आपको ब्रीफ फैक्ट्स बताऊंगा, ठीक है, कि मुझे पिटीशन दायर करने की जरूरत महसूस क्यों हुई है। कि मैंने जो है वो रजिस्ट्रेशन करवानी थी क्रिमिनल केस की, यानी कि जिसे अदर वर्ड्स में FIR कहते हैं। तो जो रिस्पोंडेंट है यानी कि जो SHO साहब है, उन्होंने रिफ्यूज किया रजिस्टर करने से, ठीक है। फिर जो है क्या हुआ, पिटीशन मूव पिटीशन, तो उन्होंने पिटीशन मूव की है जस्टिस ऑफ पीस के सामने, जो सेक्शन हमारा 22A 22B के मुताबिक है, ठीक है। अब उसने कहा है कि जब उसने पिटीशन दायर की तो एक डायरेक्शन जो है वो मूव हुई जज साहब की तरफ से, और एक वाइड ऑर्डर था जो कि मामला सामने आता है, ठीक है। एक वाइड ऑर्डर यानी कि जिसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं थी, वो ऑर्डर जारी कर दिया गया डेटेड इतने को। The respondent SHO registered a criminal case against the criminals, but he entered only the offences under section 365B Pakistan Penal Code, while the offences disclosed by the application were not entered in accordance with the provisions of law। अब उन्होंने कहा कि भाई अब देखिए कि पहले तो FIR रजिस्टर नहीं कर रहा था, ठीक है। FIR रजिस्टर करवाने के लिए मामला सामने आता है तो वो ऑफेंसेस नहीं अंदर ऐड कर रहा, जो कि मैंने एप्लीकेशन के थ्रू डिस्क्लोज की थी कि भैया आप ये प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ लॉ ऐड करें, तो ये नहीं कर रहा। फिर उसने क्या किया है, अब पहले उसने जस्टिस ऑफ पीस को दी थी, उसने फिर पिटिशनर ने एक एप्लीकेशन मूव किया किसके सामने, SHO के सामने, फॉर एंट्री ऑफ द रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ PPC इन द कॉलम नंबर 3 ऑफ द FIR। तो उसने जो रिस्पोंडेंट था SHO, उसी को एप्लीकेशन दोबारा से दी कि भाई तुम जो ऑफेंसेस है वो सही नहीं ऐड कर रहे, तो बराए मेहरबानी अकॉर्डिंग टू लॉ आप जो है वो सारी ऑफेंसेस ऐड करें। FIR का नंबर और वो ईयर भी साथ लिखा जाता है, पुलिस स्टेशन कहाँ का है वो भी सारा ऐड अपने करना है, ठीक है। उसने कहा भाई कॉपीज ऑफ FIR एंड एप्लीकेशन ऑफ द पिटिशनर आर अटैच्ड विद दिस पिटिशन। उसने सिंपली चीज बताई कि भाई जो FIR की कॉपी है, ठीक है, और इसके साथ वो एप्लीकेशन जो कि मैंने इस शख्स को यानी कि रिस्पोंडेंट को दी थी वो मैंने इनक्लोज की हुई है, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, दैट ब्रीफली द स्टोरी इज दैट। अब वो थोड़ा बताने लगा है कि पहले में उसने बताया कि भाई मैं इस तरह से पहले पुलिस स्टेशन गया, तो इन्होंने मेरी जो क्रिमिनल केस है उसको रजिस्टर नहीं कर रहे थे। फिर मैंने जस्टिस ऑफ पीस को अप्रोच किया, उसने रिकमेंड किया कि भाई आप करें, तो जब ये करने पे आया तो इसने वो ऑफेंसेस नहीं की। फिर मैंने इसको एप्लीकेशन दी कि भाई एप्लीकेशन जो है उसके अंदर मैंने मुद्दा रखा कि क्यों वो ऑफेंसेस ऐड नहीं करे कॉलम नंबर 3 FIR में, जो कि रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू लॉ है। अब वो जरा बताने लगा कि भाई मैं अगर ये ऑफेंसेस की बात कर रहा हूँ तो आखिर कहानी क्या थी। दैट ब्रीफली द स्टोरी इज दैट ऑन डेटेड आगे एक्यूज पर्सन नेमली। अब ये नेम्स आ गए हैं, यानी कि वो जो मुल्जमान है उनके नाम बता रहा है कि ये लोग थे along with four unknown persons armed with deadly weapons। अब यहाँ पर जरा नोट करते जाएं इस मामले को कि वो किस तरह से इस चीज को देख रहा है, ठीक है। वो ये बात कर रहा है कि यहाँ पर रुकते हैं हम कि उसने सारी स्टोरी बताई है और उसका पॉइंट जो FIR का है, जहां पर वो बताना चाह रहा है कि भाई ऑफेंसेस ऐड नहीं कर रहा, जस्ट 365B की कर लिए कि अबडक्टी कर दिया, अगवा करके ले गए या अगवा कर लिया, बट ये नहीं बता रहा कि आर्म्ड विद डेडली वेपन से और फोर्सबली फोर्सिबली एंटर्ड इनटू द हाउस ऑफ द पिटिशनर, ठीक हो गया। नंबर 2 पॉइंट, द अक्यूज पर्संस अबडक्टेड द सिस्टर ऑफ द पिटिशनर। अबडक्ट किया, अबडक्ट ऐसा नहीं था, अगवा के कई तरीके होते हैं। एक तो होता है किसी शख्स का अपने घर से बाहर जाना, तो उस टाइम किसी का उसको अगवा कर लेना, ठीक है। एक होता है किसी के घर में आके किसी को उठा के ले जाना, तो यहाँ पे मामला ये था, डेडली वेपन्स के साथ थे। फिर एंटर हुए हाउस के अंदर, फिर टुक RS 50,000 रुपीज लिए अलॉन्ग विद अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यानी कि आप ये समझें कि ना सिर्फ अबडक्ट किया, डेडली वेपन्स के साथ थे, प्लस
चीजें भी ले गए। ठीक है। इट इज pertinent to mention here that the respondent is convenienced with the accused person did not bother to record the statement of the petitioner। अब उसने क्या बात बताई है, यहाँ पे जो वर्ड है ना pertinent, इसका जो मीनिंग है वो ये है कि ऐसी चीज जो कि पर्टिकुलर्स में से है, यानी कि जिसका बताना बहुत जरूरी है। ठीक है। कि रिस्पोंडेंट जो है ना कोनाइवेंस है, मतलब वो उसका मददगार है अगेंस्ट पार्टी का, इन लोगों का। और ये क्या कर रहा है कि ये स्टेटमेंट पिटिशनर की रिकॉर्ड नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब ये पुलिस वाला जो है इन मुजरिमों के साथ मिला हुआ है। और नंबर 2 पे वो ये बात बता रहा है, अब उसने ऑफेंसेस का सारा बता दिया। नंबर 3 पे वो बता रहा है दैट दी respondent यानी कि SHO was duty bound to enter the relevant section of Pakistan Penal Code in the column number 3 of the FIR against the accused person and he has no authority to refuse the same। ठीक है, हमें इस चीज का पता है कि जब कोई शख्स कॉग्निजेबल ऑफेंस को रजिस्टर करवाने के लिए आता है तो कोई वजह ही नहीं बचती कि पुलिस वाला उस चीज को डिसएग्री करे कि भाई मैं नहीं लिखता। द लॉ इज वेरी क्लियर दैट इफ फ्रॉम द bare perusal of the contents of the application cognizable offense is made out the respondent SHO will lodge the FIR and then investigate the matter। उसने अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है बेयर perusal। अब जो बेयर perusal है वो जिसे हम कहते हैं ना कि हर चीज की छानबीन करना, तो वो कहते हैं कि अगर आप इस चीज को एग्जामिन करें, बेयर perusal जो है उसका मतलब है द एक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एग्जामिनिंग समथिंग। ठीक है। कि एप्लीकेशन कोग्निजेबल है, ठीक है, जिसके बारे में लिख रहा हूँ, तो इसको तो चाहिए ये सिर्फ लॉन्च करता। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता। ठीक है, बट इसने क्या किया है कि SHO विल लॉन्च द FIR एंड देन इन्वेस्टिगेट द मैटर बट द रिस्पोंडेंट जो SHO है हैज वायोलेटेड द एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ लॉ as well as the decisions of the apex court of this country reliance is made upon। अब जो शख्स है जिसने अपनी पिटीशन ड्रॉ की है और उसने बड़े जबरदस्त चीजें अंदर एंटर की हैं ये पॉइंट नंबर 3 में, कि उसने कहा कि भाई आप देखें जो चीज है वो कोग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, तो जो SHO है अकॉर्डिंग टू लॉ इस चीज को रिफ्यूज तो कर नहीं सकता था। और फिर एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ लॉ के लिहाज से वो इस चीज का ड्यूटी बाउंड था, उसके साथ उसने बता दिया कि एपिक्स कोर्ट की डिसीजंस मौजूद हैं इसके ऊपर, और उसने एक डिसीजन का हवाला भी दे दिया। ठीक है, तो ऐसे जिस तरह से आपने अब किसी डिसीजन का हवाला देना हो पिटीशन में, तो आप इस तरह से इस चीज को ऐड करते हैं कि रिलायंस इज मेड अपॉन। ठीक है, ये बड़ा जबरदस्त वर्ड है कि मैं इस चीज को इससे रिलाई कर रहा हूँ। ठीक है, रिलायंस इज मेड अपॉन PLD उसने बता दिया, और पेज नंबर ये PLD है 2007 की। आप लोगों ने भी नोटिस करना है तो इस चीज को इस ड्राफ्ट के साथ आप नोटिस कर सकते हैं। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4। अब उस पर क्या लिखता है दैट द लॉ इज वेरी क्लियर that the respondent यानी कि जो SHO is not empowered to enter the criminal provisions of Pakistan Penal Code at his will reliance is made upon। कहते हैं कि बड़ा सामने एक चीज थी लेकिन इसने फिर भी उस चीज को जो है वो फॉलो नहीं किया, और ये बिल्कुल भी प्रोविजंस ऑफ लॉ के लिहाज से इस चीज में एंटर नहीं हुआ और इसने रिलाई नहीं किया। अब उसने दूसरी PLD का जो है वो भी हवाला दे दिया, वो भी आप लोगों के सामने है। उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 5 दैट दिस ऑनरेबल फोरम हैज पावर टू इशू अप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट यानी कि SHO टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी अंडर द लॉ एंड एंटर द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड इन द कॉलम 3 ऑफ द FIR विदाउट एनी फर्दर डिले। तो उसने डायरेक्शंस मांग लिए हैं एपिक्स कोर्ट से कि जो ऐसे अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस हैं शख्स को दी जाएं कि ये ड्यूटीज जिस चीज़ का ये ड्यूटी बाउंड है वो प्रॉपरली चीज़ें करे, और जो रेलिवेंट सेक्शंस बनते हैं पाकिस्तान पिनल कोड के वो FIR में दर्ज करे, और विदाउट एनी फर्दर डिले जो कि ऑटोमेटिकली ये बोथ कर चुका है। इसके बाद दूसरा पोर्शन 5 पॉइंट्स के बाद प्रेयर्स का आ जाता है। ठीक है, प्रेयर में क्या है कि इट इज देयर फॉर हमेशा से ऐसे लिखी जाती है मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेयर्ड दैट दिस पिटिशन में वेरी काइंडली बी एक्सेप्टेड एंड अ डायरेक्शन में वेरी काइंडली बी इशूड टू द रिस्पोंडेंट SHO टू एंटर द रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड इन दिस कॉलम 3। अब उसने प्रेयर जो है बेसिकली उसका मोटिव क्या होता है कि एक कहानी आप ऑलरेडी लिख रहे हैं, तो क्या जरूरत थी इस चीज को ऐड करने की। प्रेयर प्रेयर बेसिकली एक ऐसी चीज है कि जो आप रिलीफ अपना बयान कर रहे होते हैं या कहानी बता रहे होते हैं, उसी में से वो रिलीफ जो आके आप अपनी
जो है लिखी हुई चीज से मांग रहे होते हैं अपनी अदालत में, तो आपने वही प्रेयर में स्पेसिफिकली दोबारा से बता देनी होती है। और उसमें प्रेयर है तो आपने उसको जरा बड़े मुअद्दबाना अंदाज में बतौर की इल्तिजा, ठीक है, अदालत से उस चीज को मांगना है। ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी आप काइंड, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, काइंडली, ठीक है, और इस तरह के वर्ड्स जो हैं, मशकूर और ममनून होना, ठीक है, तो वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये चीज़ ऐड की तो आपने बता दिया कि भाई मेरा मेन मोटिव यही है कि आप डायरेक्शन दें कि जो ये मिसिंग चीज़ें कर रहा है ये एंटर करे। तो आपने उसके साथ एफआईआर नंबर बताया और पुलिस स्टेशन का नाम लिखा। इसके साथ पिटिशनर के सिग्नेचर आ जाएंगे, थ्रू उसने जिस वकील को के थ्रू ये पिटिशन दायर किया उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है सर्टिफिकेट। ठीक है, तो वो कहता है इट इज़ वेरीफाइड ऑन ओथ, सर्टिफिकेट आ जाता है कि इतने को ये मैं ओथ पे दे रहा हूँ, दिस मेरी फर्स्ट पिटिशन है, ठीक है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, और इस कोर्ट के सामने। तो पिटिशनर फिर उसके सिग्नेचर आ जाते हैं। अब ये अगेन एफिडेविट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया। तो इसके अंदर भी एफिडेविट बनाते हुए अपने उस अदालत का नेम लिखना है, फिर उसके बाद आपने पिटिशन का नंबर लिखना है, ठीक है, फिर आपने बता देना है कि वो शख्स का नेम आ जाएगा वर्सेस आप किसके अगेंस्ट जा रहे हैं। जो आपकी पिटीशन की हेडलाइन थी वही आपके बेने हल्फी की हेडलाइन होगी। ये पिटीशन है अंडर सेक्शन 22A 22B CRPC। तो आपका रिलीफ बेसिकली क्या है, और आप ये हेडिंग में अपना रिलीफ ही लिखते हैं, फॉर सीकिंग डायरेक्शन फॉर द एडिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, कि भाई जो ऑफेंसेस हैं वो तो ऐड करे ना। ठीक है, फिर उसने एफिडेविट में अपना नेम लिखा और उसने बताया कि भाई जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है, वो मेरे एफिडेविट का हिस्सा है और ओन ओथ हैं और करेक्ट हैं, अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। ठीक है, तो ये वर्ड हमेशा से लिखे जाते हैं। वर्ड यहाँ पे डिपोनेंट आ जाता है जब आप बयान हल्फी में लिखते हैं, तो पिटिशनर का वर्ड यूज नहीं होता, डिपोनेंट का वर्ड यूज होगा। और यहाँ पे वेरिफिकेशन नीचे आएगी कि ये वेरीफाई किधर हुआ, ठीक है, और उस पे फिर आपने एफिडेविट के कंटेंट्स को भी ऑन ऑथ बताना है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जो एफिडेविट का पहला हिस्सा है उसमें आप ऑन ऑथ अपनी एप्लीकेशन, अपनी पिटीशन, जिस चीज़ के साथ आपने एफिडेविट लगाया है उसको ऑन ऑथ कर रहे होते हैं। और जब वेरिफिकेशन एफिडेविट की आती है तो आप उसमें अपने जो एफिडेविट है उसको करते हैं। और फिर आप बताते हैं कि जो मेरे कंटेंट्स ऑफ एफिडेविट्स हैं, ठीक है, यानी कि डबल ओथ हो जाता है। एक तो आप बयान हल्फी में ओथ देते आ रहे होते हैं अपने कंटेंट्स का, फिर आप अपने बयान हल्फी का भी ओथ देते हैं, तो उसमें भी आपने इसी तरीके से लिखना है। और डिपोनेंट का ऐड हो जाएगा और फिर उसके बाद उसके सिग्नेचर हो जाएंगे। तो ये वो ड्राफ्ट था पिटीशन का जो कि आपने जस्टिस ऑफ पीस को दी। और आपने बताया कि भाई इस तरह से मुझे पहले भी मैं अप्रोच किया था, फिर दोबारा आया हूँ, तो इस तरह से मुझे तंग करा, तो आप फिर डायरेक्शंस दें कि ये जो है ऑफेंसेस ऐड करे। बेसिकली इस ड्राफ्ट में दो चीज़ें हुई हैं। एक तो वो शख्स पहले गया था, ठीक है, तो जस्टिस ऑफ पीस के कहने पे एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हुई तो एफआईआर में ऑफेंसेस वो नहीं थी जो कि ऐड करनी चाहिए थी। और जो बेचारा पिटिशनर था, ठीक है, उसने एप्लीकेशन पहले अपने लिहाज से मूव की कि चलो शायद इससे इसको असर पड़ जाए। तो उसने उस एप्लीकेशन का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया और ना उसने उसको अकॉर्डिंग टू उस एप्लीकेशन के ऑफेंसेस को सही तरीके से ऐड किया एफआईआर के। फिर वो दूसरी दफा जस्टिस ऑफ पीस के पास गया और उसने उसे बताया कि एफआईआर तो रजिस्टर कर रहा है लेकिन ये अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन जो मैंने ऑफेंसेस बताई हैं वो एफआईआर में ऐड नहीं कर रहा। तो कहने का मकसद ये है कि एफआईआर से रिलेटेड आप दो दफा भी इस प्लेटफॉर्म को रुजू कर सकते हैं, कि पहली बार एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए और दूसरी जब एफआईआर की रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म की चीज़ें जो हैं वो मख्फी रखी जा रही हैं, तो तब भी दोबारा जस्टिस ऑफ पीस के पास जाया जा सकता है।